Hello, my lovely students. How are you all? I hope you all are fine and great at your home. Okay, so अभी जैसे समर वेकेशन चल रहे हैं तो आई कैन फील कि सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे अपने समर वेकेशंस को एग्जैक्टली एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसको फटाफट से चैप्टर को हमें निपटारा करना है एक इंटरेस्टिंग तरीके से। आई नो पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ है कि भाई ये चैप्टर, ये स्टोरीज़, ये बुक ये तो बहुत ही बोरिंग होने वाला है। बट ट्रस्ट मी गाइज, डू विद मी, लेट्स लर्न टुगेदर एंड हम इस जर्नी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसको करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है। एज़ यू ऑल नो, जो भी स्टूडेंट्स अब क्लास 11th में आ गए हैं एंड आपने अगर आर्ट्स ली है तो आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 इज़ ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में भी मैं वीडियोस डालने वाली हूँ एंड बहुत जल्द ही उसके चैप्टर्स जो भी हैं वो हम कवर करेंगे। मुझे पता है जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो डेफ़िनेटली मैं आपका जो भी आपके टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं जल्दी से जल्दी उन सब की वीडियोस अपलोड कर दूँगी सो दैट यू कैन स्टडी वेल। राइट नाउ आप इन्जॉय करो अपनी समर वेकेशन को, और ऑल्सो आप ये ऐसी वीडियोस हैं जो आप कभी भी किसी भी टाइम ओपन करके देख सकते हो। इसके लिए आपको नीड नहीं है, यू जस्ट नीड 1 बुक, 1 नोटबुक और 1 पेन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस जर्नी। हाँ, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द बुक 2 का हम चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे, इस चैप्टर का जो नेम है पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट डज़ इट मीन्स। हमने पॉलिटिकल टर्म जो है वो बहुत बार सुना है, लाइक हम न्यूज़ में सुनते हैं, राइट। बहुत जगह हमने ये टर्म सुना है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये हमने कभी सोचा है? क्या मतलब है इस पॉलिटिकल टर्म का, इस पॉलिटिक्स का? जब भी हमारे माइंड में पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स टर्म आता है तो हमारे माइंड में और टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि राइट्स होते हैं कुछ सिटीजन्स के, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीडम, है ना, या जस्टिस। ये जो हमारे अंदर ये जो टर्म्स हम सोचते हैं, ये क्या है, ये टर्म्स क्या हैं, यही टर्म्स हैं जो हमें हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताती है। सो विदाउट थिंक अ लॉट हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर बेसिकली बिल्कुल ही एक इंट्रोडक्शन बेस्ड है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की वैसे तो नीड नहीं है, क्योंकि आप इसके जो भी टर्म्स हैं इन्हीं से ही आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं। सो यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफ मिल जाएगा कि क्या एक टॉपिक जो भी है वो क्या हमें बताता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। जब आप स्कूल में जाते हो तो एज़ वी ऑल नो कि भाई हमें तो स्कूल में जाना है तो हमें तो वो प्रॉपर पर्टिकुलर वो ड्रेस पहन के जाना होगा। बॉयज़ के लिए पैंट एंड विद शर्ट, राइट, विद द टाई। वैसे ही गर्ल्स के लिए भी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है। बट कैन यू टेल मी कि अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा मन कर रहा है कि भाई नहीं, मुझे तो ये रूल फॉलो नहीं करना है, मैं क्यों फॉलो करूँ ये रूल, मेरा तो अपना एक रूल है कि मैं तो भाई जो मेरा मन करेगा मैं वो पहन के जाऊँगी। सो सम स्टूडेंट्स इसको सोचेंगे कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है, क्यों हम लोगों को एक यूनिफॉर्म फॉलो करनी है। कि मान लो मेरा मन कर रहा है कि आज मुझे तो जीन्स टॉप पहन के जाना है तो मैं तो जाऊँगी आज जीन्स टॉप पहन के। बट देर आर सम स्टूडेंट्स ऑल्सो जो ये बोलेंगे कि नहीं, दिस इज़ अनफेयर फॉर द स्टूडेंट जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। सो लाइकवाइज इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके पास फ्रीडम है टू थिंक, टू से और टू डू एनीथिंग, लेकिन जब भी आपके पास जो फ्रीडम आती है तो आपको उसे एक लिमिटेशन के साथ फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और आप कह लो स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, इन सब की अपना एक रूल बुक होता है जो हमें फॉलो करना होता है, राइट।
सो ये रूल बुक क्या है, ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ये सब है क्या, तो हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि शुरुआत इंटरेस्टिंग हुई है एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ, हम वैसे ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप इसके बाद आपके माइंड में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि ये टर्म क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड थिंग विच इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, जो कि ये चैप्टर हमें बोल रहा है दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बट ये है क्या, ये टर्म हमें बता क्या रहा है। बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो आइडियाज़ होते हैं या कुछ भी वैल्यूज़ आप कह लो ऑर्गेनाइजेशन की, ये सब हमें पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना होता है। ठीक है, अब इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल लाइफ बाय एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। मैं कहती हूँ भूल जाओ ये क्या लिखा है यहाँ पे, छोड़ दो इसको, क्या ही लिखा है, छोड़ो भाई, हमें क्यों पढ़ना। आप खुद सोचो, क्या हमने ये टर्म सुनी नहीं है? लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है? ऑफकोर्स वी नो दिस, हम लोगों ने ये टर्म्स बहुत बार सुनी है। लिबर्टी से हम फेमिलियर है, इक्वालिटी टर्म से हम फेमिलियर है। आजकल के टाइम में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम ये टर्म्स ना जाने कितनी बार यूज़ करते हैं, बट व्हाट डज दिस एक्चुअल मीन्स? इन सब का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इन सब के एक्चुअल मीनिंग को ही हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, राइट? काफ़ी ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, जो इनसे रिलेटेड होते हैं, वो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। सो थ्रू आउट जो भी हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, हमें कोई नीड नहीं है। देखो, आप जो भी पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर्स पढ़ोगे ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको टर्म्स रटनी है, बिकॉज रट्टाफिकेशन अगर आप करने वाले हो तो पहले ही बता देती हूँ ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ समझना है, बिकॉज ऐसी कोई टर्म नहीं आने वाली है इस चैप्टर, इस टेक्स्ट बुक में, इस थ्रू आउट जो भी आपकी दोनों टेक्स्ट बुक है उनमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जो आपने सुनी ना हो या आपने कभी उनके बारे में पता ना किया हो। ऑब्वियसली यू नो। ओके, सो पॉलिटिकल थ्योरी आप समझ गए हो, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसी थ्योरी है। थ्योरेटिकली आप उस चीज़ को पढ़ते हो। मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लिबर्टी का। लिबर्टी हम बहुत जगह सुनते हैं कि हाँ दिस इज़ माई लिबर्टी टू डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, राइट? लेकिन लिबर्टी एक्चुअल में है क्या, ये हमें पता ही नहीं है। उसका जो लिटरल मीनिंग है वो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। ओके, उसे हम एनालाइज करते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ में वो किस तरीके से इंक्लूड हुआ है, कैसे हम उसको गवर्नमेंट कैसे उसको यूज़ कर रही है, और हमारे अगर मान लो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है तो वो हमें हार्म तो नहीं करेगी किसी भी तरीके से, या हमारे किसी राइट को हार्म तो नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी आपको बताए हैं वो सारे ही पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और ये पॉइंट्स अगर आप कहीं लिख लोगे तो वेल एंड गुड है, बिकॉज़ इसके अलावा आप कितना भी, ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैंने आपको बताया वो आप जानते नहीं थे। ऑफकोर्स आप जानते थे, बस मैं आपको एक लाइट दे रही हूँ so that you can shine bright. Okay, so let's go to the next slide. Now why do we need political theory? हमें political theory चाहिए क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं आज इसको, क्या हमें नीड पड़ गई, why we need this? पॉलिटिकल थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इवेंट्स को समझना है। अब कौन से इवेंट्स है, अभी शादी के इवेंट तो नहीं है डेफिनेटली, ना ही ये कोई बर्थडे इवेंट्स है। दीज इवेंट्स आर बेसिकली गवर्नमेंट मेक सर्टेन डिसीजंस। गवर्नमेंट जो है कुछ डिसीजंस लेती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, कुछ लॉ बनाती है, बट हम अगर एक ऐसे सिटीजन है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या ही डिसीजन बना दिया है गवर्नमेंट ने, और जो डिसीजन बना दिया है कि हाँ ठीक है भाई उन्होंने ये एक पॉलिसी बना दी है, हाँ मैंने न्यूज़ में देख ली है, ठीक है भाई मैं इसको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि भाई वो मेरे लिए जस्टिस क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है, या वो मुझे मेरे राइट्स को हार्म तो नहीं कर रही है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं तो भैया हाँ भाई ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ गवर्नमेंट पे, जो मैंने चूज़ की है वो मैं हमेशा मेरे साथ सही ही करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट कैन डू फॉल्स थिंग्स टू यू ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक कुछ लोगों से बनी हुई है,
और सिर्फ एक इंसान की वहाँ पे नहीं चलती है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो मिलते हैं, तब जाके कोई पॉलिसी या लॉ बनती है। सो वी नीड टू थिंक कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ को सोचने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए हमें जानने होंगे कि पॉलिटिकल एक्चुअल में है क्या। वो हम पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से ही जान पाएंगे, डेफिनेटली। सो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि हमें इवेंट्स को समझने के लिए, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन बनाती है उसको समझने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, हमारे लिए सही है या नहीं, उसको समझने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी भैया, ठीक है। अब आ जाओ भाई सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट कहता है कि हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एक सेकेंड, अभी देखिए ज़रा नए नए हम बने हैं इस फील्ड में तो थोड़ा सा हमारा ग्लिच आ सकता है, माइंड मत कीजिएगा। ओके, सो सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है कि थिंक क्रिटिकली। दैट मीन्स आपको कुछ क्रिटिकली इतना नहीं सोचने कि ऑपरेशन थिएटर में क्या चल रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे नहीं है, इग्नोर दैट। थिंक क्रिटिकली मीन्स कि आप जो ये गवर्नमेंट अब डिसीजन जो बना रही है, चलो सपोज करो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, वट एवर द पॉलिसी इज़ XYZ, उसने एक पॉलिसी बना दी है। अब भाई मुझे वो पॉलिसी में कुछ ना कुछ तो फॉल्स थिंग लगी है, कुछ ना कुछ मुझे गलत लग गया। अब मैं उसको ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ गलत लगा है तो मैं सोचूंगी कि भाई ये पॉलिटिकली एक ऐसा डिसीजन है, क्या वो सोशली ठीक है, क्या वो पॉलिटिकली ठीक है, ना कि मैं सिर्फ एक ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लूँगी कि हाँ भाई जो डिसीजन लिया है मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने थिंक किया, क्रिटिकली एनालाइज किया कि गवर्नमेंट वट एवर द मेकिंग डिसीजन गवर्नमेंट हैज़ मेकिंग, वी नीड टू थिंक बिफोर एक्सेप्टिंग दैट। ओके, सो इसी के साथ अब हम थर्ड पॉइंट को भी देखो, हर एक पॉइंट जो है ना यहाँ पे वो सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमें कह रहा था कि हमें इवेंट्स को समझना चाहिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, समझना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई क्या वो सही है या नहीं, क्वेश्चन करो। देखो आप एक बहुत ही ऐसे सिटीजन हो जो कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें कह सकती हूँ, क्योंकि राइट नाउ आप जो भी पढ़ रहे हो, आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ोगे आप उसको डेफिनेटली आगे भी ट्रांसफ़र करोगे। सो दिस इज़ द नॉलेज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इवन साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को, वो भी पढ़ेंगे, लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सराउंडिंग में है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो भी पॉलिटिक्स में पढ़ा, जो भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है या हिस्ट्री में पढ़ा है, वो हम इतना इंटर रिलेट नहीं कर पाते अपनी रियल लाइफ से। बट दिस टाइम जो भी आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो ना स्टूडेंट्स, ट्रस्ट में आप बिल्कुल उसको अपनी लाइफ से इंटर रिलेट करोगे। ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई इनजस्टिस। नाउ अब मैंने तो भैया क्वेश्चन कर दिया है कि भाई सोशल है कि पॉलिटिकल इशू है, अब मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि इनजस्टिस कैसे है। Spot unfairness in society and suggest meaningful reform. What does it mean? अब भाई मेरे को ये दिख गया है कि भाई हाँ यहाँ पे तो प्रॉब्लम है भाई, ये जो पॉलिसी XYZ बनी है इसमें मैंने सोच विचार कर लिया है, अब मुझे दिख गया है कि भाई यहाँ तो इनजस्टिस हो गया, अब मुझे इसको ठीक करना है। अब या तो मैं मीनिंगफुल रिफॉर्म्स निकालूंगी इसके। अब वो मीनिंगफुल रिफॉर्म्स आप कैसे निकालोगे अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। दैट मीन्स आपको यही नहीं पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स हैं, आपके पास कौन से राइट है, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते भी हो या नहीं, ठीक है। अब जैसे किसानों ने आंदोलन किया इतना बड़ा, वो क्यों किया, बिकॉज उनको पता था कि भाई हम आंदोलन कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं अनफेयरनेस होने पर, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होगी, कुछ टर्म्स के बारे में आप जब तक नहीं जानोगे तो आप कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे इनजस्टिस के खिलाफ, राइट। ये मेरी स्लाइड पता नहीं क्यों भाग रही है, जस्ट गिव इट अ सेकंड। हाँ, सो हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई हमने इनजस्टिस देख लिया है कि भाई XYZ पॉलिसी में हमने आइडेंटिफाई किया कि इनजस्टिस है।
और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सजेस्ट हो कि मीनिंगफुल रिफॉर्म सजेस्ट कर सकूँ मैं। अब वो मैं तभी कर पाऊँगी जब मुझे पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, अब जब आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो ना, ये ऊपर के जो 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स, अंडरस्टैंड इवेंट्स, थिंक क्रिटिकली, आइडेंटिफाई इनजस्टिस, जब ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप 4th स्टेप पर पहुँचते हो, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। दैट मीन्स कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, आप ऐसे सिटीजन हो जो कि इनजस्टिस को नहीं सहता है, जहां आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हो गवर्नमेंट पे, क्योंकि जो गवर्नमेंट आपने चूज़ की है आप उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि वो जो भी पॉलिसीज़ या लॉज बनाएगी वो बिल्कुल ही सही होंगे। समझ रहे हो? हमेशा आपके डिसीजन भी सही नहीं होते हैं। तो जो डिसीजन आपने लिया है, और आपने जो डिसीजन लिया है वही कोई और इंसान कोई और डिसीजन अगर लेता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया सच ही होगा वो, है ना। तो अब आप क्या बन गए हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन गए हो। कैसे? आपको पता है कि आपके राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। अब आपने पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली इन द डेमोक्रेसी। सो दीज आर द नीड्स जो हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने पे मजबूर करते हैं, ठीक है, ताकि हम इवेंट्स को समझ सके, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसको समझ सके, क्रिटिकली उसके बारे में सोच विचार कर सके और आइडेंटिफाई कर सके इनजस्टिस को। एंड आफ्टर ऑल अगर हम ये सब कर लेते हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, दैट इज़ भैया पाजी केस का एक एग्जांपल है। दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस कि ये क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा केस है जिसमें कि वायलेशन हुआ है राइट्स का, एंड पॉलिटिकल थ्योरी ही हेल्प करती है जब ऐसा कोई भी वायलेशन होता है ना राइट का। तो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में ही पढ़ते हैं कि कैसे लिबर्टी और जस्टिस जो टर्म है वो हमें क्या बताती है, क्या हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जिससे कि हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी इन योर एवरीडे लाइफ। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी इन योर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ से रिलेट करना है तो भैया ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं जो आप ना जानते हो। जितना अभी तक हमने पढ़ा है डेफिनेटली वो भी हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब पॉलिटिकल अगर मैं ही आपसे मान लो पूछूं, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि पॉलिटिक्स है क्या, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में इलेक्शन ही आते हैं। पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन, पॉलिटिक्स मतलब नेता, पॉलिटिक्स मतलब एक कोई तो है जो शासन पे बैठा है, वो हमारे रूल्स बना रहा है, पार्लियामेंट आ जाता है हमारे माइंड में। ये कुछ टर्म्स हैं जो भैया हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिकल थ्योरी में बताती है, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और हम करते हैं अननोइंगली। हमें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स फॉलो हो रहे हैं, और अभी तक हमें यही नहीं पता कौन से राइट्स फॉलो हो रहे हैं। सो कमेंट सेक्शन में, दिस इज़ योर एक्टिविटी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है, अननोइंगली आप फॉलो कर रहे हो उन राइट्स को एवरी डे। राइट जस्ट 3 राइट्स, एनी 3 राइट यू कैन राइट। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट जस्ट इन टेक्स्ट बुक, इट शेप्स योर डेली एक्सपीरियंसेस। हम इस टर्म को समझेंगे कि कैसे हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है सिर्फ टेक्स्ट बुक की ही टर्म नहीं है, ये हमारी डेली एक्सपीरियंस को भी शेप इन करती है। कैसे शेप इन करती है भाई? हम इलेक्शन में वोट करने जाते हैं, ऑब्वियसली आप लोग नहीं जाते हो बिकॉज आप लोग भी जानते हो कि इलेक्शन में वोट करने के लिए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है, दैट इज़ 18+। वी ऑल स्टडीड इन लेट अर्लियर, हमने ये पढ़ा भी है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। इसमें हमें यही पढ़ा है कि 18+ जितने भी स्टूडेंट्स 18+ हो जाते हैं, या जितने भी इंडिविजुअल जो है वो 18+ होता है, तो वो वोट के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, तो वोटिंग इन इलेक्शन जो है, अब मान लो हम वोट नहीं करते हैं तो ऐसा तो है नहीं भाई कि हम पोल जो आती है हमारी न्यूज़ चैनल पे वो हम नहीं देखते हैं, बड़े बड़े शौक से देखते हैं कि भाई कौन जा रहा है, किसकी वोटें ज़्यादा गिर रही हैं। आजकल सब लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि भाई हाँ आज तो वोट हुई है, मम्मी पापा वोट डाल के आए हैं। मम्मी से पूछते हो ना कि भाई मम्मी किसको वोट डाल के आए हो, और फिर पापा से भी पूछते हो भाई पापा आप किसको डाल के आए, बताता कोई नहीं है। So this is voting in election, this is your daily life
आप जो अपनी एवरीडे लाइफ में करते हो, ऐसा नहीं है एवरीडे लाइफ, इट्स मीन कि एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद आप इलेक्शंस में वोट डालने के लिए जाते हो, ठीक है। एंड हु रिप्रेजेंट यू इन पार्लियामेंट, जब हम वोट डालते हैं तो हमारा बेसिक ये मीन्स होता है कि हमारा जो वोट है वही हमारी वॉइस है। व्हाट डज इट मीन? आपने कोई भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है, आपने किसी भी कैंडिडेट को वोट दिया है, तो डेफिनेटली आप इस ट्रस्ट पे वोट दे रहे हो कि आगे चल के जो भी डिसीजंस बनेंगे या जो भी लॉज होंगे वो कैंडिडेट आपके हित में लेगा, राइट? सो दिस इज़ वोटिंग इन इलेक्शन, दिस इज़ your vote is your voice. Now the second point is freedom of speech. Freedom of speech is posting online. अब देखो यहाँ जो terms लिखी है ना, understand that posting online, expressing opinions protected by your right to freedom. What does it mean? अरे पोस्टिंग ऑनलाइन तो हम डेली करते हैं, कुछ ना कुछ। आजकल कोई नहीं है जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, या फिर फेसबुक तो बहुत ही चलो पुराना हो गया है, पर इंस्टाग्राम पे तो एवरीडे कोई ना कोई एक पोस्ट तो आ ही जाता है। स्नैपचैट हो गया आपका, है ना। तो ये जो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो, तो ये जो आप पोस्ट कर देते हो ऐसे ही, कोई आपको रोकता थोड़ी है। आप करो पोस्ट, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करो, बट इन लिमिट। दैट व्हाट डज इट मीन? कि जो भी आप पोस्ट करते हो वो किसी की भी डिग्निटी को हार्म नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं होना चाहिए, ओके। सो पोस्ट करो बट सेफ पोस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी पोस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा रिजर्वेशन एंड एजुकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही भैया गुस्से में होंगे कि भाई क्यों रिजर्वेशन आ गया है, या क्या इसका एक नीड पड़ गया है ना। लेकिन रिजर्वेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉट जस्ट इन एजुकेशन, इन हेल्थ सेक्टर और काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिजर्वेशन की नीड है। वाई? बिकॉज इक्वल अपॉर्चुनिटी, देखो हर इंसान एक इक्वल अपॉर्चुनिटी डिज़र्व करता है ना। हम कहते हैं हमारा जो नेशन है वो इक्वालिटी में बिलीव करता है, तो दे दो ना सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। पॉलिसीज़ इंश्योर नो कम्युनिटीज़ लेफ्ट बिहाइंड। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए जो कि पीछे पड़ रही है किसी कारणवश। तो हम क्या करते हैं भाई, रिजर्वेशन दे देते हैं कुछ माइनॉरिटीज़ को, because they are in minority section, so we believe to give them opportunity so that they can compete with us. Fair? Now the last point, that is women's right. Women right, that means ये बहुत ही important है, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि आजकल तो भैया बहुत सारी ऐसी women हैं जो बहुत कुछ कर रही हैं लाइफ में, either it's in sports और career और in school, जो आपकी टीचर्स भी हैं, इवन हर कोई जो है अपने आप में ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रूव करने पे लगा हुआ है कि भाई हम तो कुछ कर सकते हैं। और ये क्यों हो पाया है? बिकॉज हमने उनको वो राइट दिए हैं जो अर्लियर उनको नहीं मिले थे, आइदर सोसाइटी हो या कुछ कोई भी हो, है ना। तो इसलिए विमेन राइट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब भैया बहुत ही ऐसा हो गया है कि ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स हम जानते तो हैं, बट थोड़ा सा ये ना थोड़ा सर घुमाने वाला टॉपिक है। बट अगर हम इसको एक अच्छे तरीके से, एक स्टोरी की तरीके से पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, एकदम मक्खन तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्या है इसका मतलब? पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब भाई साहब देखो, ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, अब ये हमें क्या बताती है? देखो, फिलॉसफी टर्म से हम समझ सकते हैं कि फिलॉसफी वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर ये कंक्रीट होती तो ऑब्वियसली हम इसको टच कर पाते, अगर ये एक बुक होती तो हम इसको खोल के इसको पढ़ लेते, बट फिलॉसफी एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान के माइंड सेट में रहती है। अभी जैसे मान लो कि आपको जो भी मैंने बताया वो आपने पढ़ा कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी में होता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट में आता है, मोर प्रैक्टिकल वे में आप उसको पढ़ते हो, ठीक है, आप उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो फिलॉसफी है वो पर्टिकुलरली एक वैल्यू बेस्ड लर्निंग है, ठीक है।
उसमें आप जैसे कि यहाँ पे देखो व्हाट इज़ ट्रू जस्टिस। अब देखो ट्रू जस्टिस क्या है, ये तो डेफिनेटली भैया इसके लिए तो मुझे कोई ना कोई टर्म समझनी पड़ेगी, या मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई ट्रू जस्टिस असल में हो क्या सकती है, इसके लिए तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, है ना। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द आइडियल स्टेट। अब कैसे हम बताएं भाई आइडियल स्टेट क्या है, इसके लिए भी मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो ये जो ऐसी टर्म्स हैं या ऐसा कुछ है पॉलिटिकल टर्म्स जो हमें मजबूर कर दे कि भैया हमें तो दिमाग से ही सोचना पड़ेगा, तो वो सारी टर्म्स जो भी हैं वो हमारे लिए थियोरेटिकल है एंड वैल्यू बेस्ड है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी, बिकॉज दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियल्स बेस्ड। मतलब इसमें आप मोर ओवर आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो कि कैसे जस्टिस मिलती है, क्या जस्टिस होती है, उसका प्रोसेस नहीं जानते हो आप, उसको अप्लाई कैसे करना है वो आप इसमें नहीं पढ़ते हो। आप सिर्फ इसमें पढ़ते हो कि भाई जस्टिस है क्या, ठीक है, ये आइडियोलॉजी है क्या। क्लियर। पॉलिटिकल थ्योरी अभी हमने इतना पढ़ा है, ऑब्वियसली वी नो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी भाई गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे पॉलिसीज़ बनाती है, कौन कौन से आइडियल्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं और हम कैसे उनको फॉलो करते हैं। देखो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है ना वो पॉलिटिकल थ्योरी में आप उसको लेके आते हो तब वो पूरा कंप्लीट हो जाती है। सो बेसिकली इसी का ही एक पार्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी। ओके, इससे अलग नहीं है, क्योंकि जो आइडियल्स आप यहाँ पे पढ़ते हो, जो भी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ और जो भी आप यहाँ पे टर्म्स पढ़ते हो वही टर्म्स यहाँ यूज़ की जाती है। क्लियर। ओके, सो डिस्कस इन योर स्कूल रूल बुक्स पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आता तो नहीं है वैसे एग्ज़ाम्स में, बट आ भी सकते हैं, बिकॉज अब जो है आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा रूल निकाल दिया है कि अब जो है लर्निंग वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रटने वाली लर्निंग हो। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही बंद कर दी है ना। तो भैया ये एक टर्म है कि भाई जो स्कूल है, ये स्कूल की जो रूल बुक है हमारी सेट जो रूल बुक है, क्या ये पॉलिटिकल थ्योरी में आती है या पॉलिटिकल फिलॉसफी में आती है? कोई मुझे बता सकता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि जो स्कूल की रूल बुक है, सोचो इसके बारे में। जो स्कूल की रूल बुक है कि भैया आज तो हमें यही यूनिफॉर्म पहननी है, आज हाउस डे है तो हाउस यूनिफॉर्म पहननी है, स्कूल में हमें डेली कौन सी नोटबुक्स लेके जानी है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम्स देने हैं, लीव ज़्यादा नहीं, हॉलीडेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी परसेंटेज पे अटेंडेंस क्लियर होनी चाहिए। ये जो भी हम पढ़ते हैं रूल बुक के अंदर, ये जो भी मेंशन है, ये सब है क्या? ये पॉलिटिकल थ्योरी है या पॉलिटिकल फिलॉसफी है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये पॉलिटिकल थ्योरी है। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी कैसे हुई? देखो इसमें हम ये जान रहे हैं कि हमारा जो स्कूल जो भी रूल्स बनाता है वो हम फंक्शन कैसे करें। डेफिनेटली अभी जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, इसमें पार्लियामेंट की जगह स्कूल डाल दो। हाउ डज स्कूल फंक्शन? ऑब्वियसली हम कैसे पढ़ेंगे? पॉलिटिकल थ्योरी में ही तो पढ़ेंगे, है ना। अब जो भी यहाँ रूल बुक में लिखा है उसके बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी में ही तो पढ़ेंगे। पॉलिटिकल फिलोसफी तो सिर्फ हमें टर्म्स बता सकता है कि भाई हाँ एक टर्म है यूनिफॉर्म, ट्रू यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है ये हमें बता सकता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस और डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रा उनसे भी तो पूछो उन्हें पता है कि नहीं। देखो क्लास में ना ऐसी चीज़ें बहुत आएंगी मेरी क्लास में जहाँ आप अपने दिमाग को यूज़ करोगे और कुछ ऐसा नॉलेज गेन करोगे या कुछ ऐसी नॉलेज अपने अंदर लेके आओगे कि भाई हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये है क्या, राइट। So now we're going to learn main features of the political theory. What are the main feature of political theory? This is very important again. स्टार मार्क कर लेना इसको क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत बार आया है। सो स्टडी आइडियाज़ इन इंस्टीट्यूशन, एग्जामाइंस कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी, राइट्स एंड हाउ इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कैसे जो हमारे पार्लियामेंट फंक्शन करता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो कैसे फंक्शन करता है। अभी जो टर्म्स है, ये कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी और राइट्स वगैरह, ये हम कैसे गो थ्रू कर पाते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी की
नीड होती है। और पॉलिटिकल थ्योरी का मेन सबसे बड़ा फीचर ही ये है कि स्टडी करना आइडियाज़ को और इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना या उस इंस्टीट्यूशन में कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है। सेकेंड, यूजेस लॉजिकल रीजनिंग। अभी हमने पहले पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना, देखो क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। अब जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो ऑब्वियसली आप लॉजिक्स तो लगाते ही हो, तो वहीं से हमारी आ जाती है कि आप लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करते हो। तो ये सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करना, राइट। एनालाइज पॉलिटिकल इवेंट्स विद एविडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट ओपिनियंस अलोन। Now come to the third point, value centered. Now what does it means value centered? अब जो भी आप पढ़ते हो ना, वो ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ भी आप पढ़ रहे हो या कोई भी है जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। डेफिनेटली नॉट। पॉलिटिकल थ्योरी में आप जो भी पढ़ोगे डेफिनेटली उसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो और सोसाइटी को और बेटर तरीके से बनाने के लिए आप उसको यूज़ करते हो। बेसिकली क्या कहता है वैल्यू सेंटर्ड पॉइंट? हमें ये कहता है कि फोकस ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी एज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ गुड सोसाइटी। एक सोसाइटी गुड और अच्छी तभी कहलाती है जब उसमें जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो। ठीक है, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ये सिर्फ कोई टर्म्स नहीं है, ये एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, आइडियल्स हैं जो कि एक किसी भी आइडियल सोसाइटी को बेहतरीन बना सकती है। ठीक है, अगर मान लो कोई सोसाइटी है वहाँ पे इक्वालिटी ही नहीं है, वहाँ पे कुछ लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है या कुछ लोगों के मतलब कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि भाई नहीं तुम तो घर में ही रहो, तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम टेम्पल्स में नहीं जा सकते हो, तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो। अगर कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाए सोसाइटी में तो क्या वो जस्टिस है या वो इक्वालिटी है या लिबर्टी है उन लोगों के लिए? डेफिनेटली नॉट। तो आप उस सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी कैसे कह सकते हो? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वो एक वैल्यू सेंटर्ड आपको बनाता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दिस इज़ अ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवॉल्व विथ टाइम। अब जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है हमें टाइम के साथ साथ आगे बढ़ना होता है। चेंजेस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है जो 70 ईयर्स पहले, 70 साल पहले की एक प्रथा थी वही प्रथा हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले हम यूज़ करते थे ना सती प्रथा, अब ऐसा तो नहीं है कि वो प्रथा आज भी चलती हुई आ रही है। डेफिनेटली नॉट। आज अगर हस्बैंड मर भी जाता है या ऐसा कुछ होता भी है तो जो लेडी है, जो विडो है, उसको हम रोकते नहीं हैं दोबारा से रीमैरिज करने के लिए, या फिर हम उसको ऐसा नहीं बोलते हैं कि शी शुड हैव टू बॉर्न अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, राइट। सो ये जो सती प्रथा या कुछ ऐसी प्रथाएं या जो कुछ ऐसे रूल्स थे जो 70 ईयर्स पहले फॉलो किए जाते थे वो आज भी फॉलो किए जा रहे हो? नहीं, वो सोसाइटी में टाइम के साथ साथ चेंज हुए हैं, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई है। और सोसाइटी कैसे चेंज होगी? जब आप चेंज होगे, राइट। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना स्टूडेंट्स, वो ऐसा बना है कि वो कभी भी फिक्स नहीं है, वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहा है। ओके, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कुछ चेंज लेके आना चाहते हो या कभी कुछ ऐसा चाहते हो कि भाई मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो और उस पर डिस्कशन होगा। काफ़ी कुछ प्रोसेस होता है, वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद क्या होता है कि वो अमेंडमेंट्स भी हम कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो सोसाइटी चेंज होती है टाइम के साथ साथ जब आप चेंज होते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये पॉइंट्स थे, मेन फीचर्स थे पॉलिटिकल थ्योरी के। ओके, सो कैन यू थिंक ऑफ अ पॉलिटिकल आइडिया दैट हैज़ चेंज ओवर टाइम इन इंडिया? अब देखो यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली एग्ज़ाम में कि काफ़ी ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जो आज के टाइम में चेंज होकर नए बन गए हैं, पहले जो थे अब वो वैसे नहीं रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, आप कुछ एग्जाम्पल सर्च करो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ तो आपको भी देखो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी चीज़ें अगर आपको दे दूँगी तो डेफिनेटली आप उसको तो भैया खा लोगे आराम से, थाली में परोसा हुआ दे दूँगी तो, है ना, तो आप कुछ सर्च ही नहीं करोगे। अरे सर्च करो भाई, थोड़ा देखो,
गूगल बाबा को, चैट जीपीटी को देखो जाके कि क्या ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज़ थे जो पहले के टाइम में थे और आज के टाइम में उनको बदल दिया गया। ठीक है, सो डेफिनेटली ये आपका होमवर्क है, अगेन ये आपको करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वाई इज़ पॉलिटिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट। अब भाई ये पॉलिटिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके बाद हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है, और बस देखो 2 स्लाइड्स रह गई हैं और ये देखो हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। इसके अलावा आपको बुक खोलने की भी नीड नहीं है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। वाई इज़ पॉलिटिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट। पॉलिटिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या हमें नीड है, ये तो हमें पता चल गया, इसके फीचर्स क्या है ये भी हमें पता चल गए हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो अभी हमने इतनी सब चीज़ें पढ़ी, डे टू डे लाइफ में ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं हुई? अरे ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट हुई है ये तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ देखो पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स ही हमें बता देंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। कैसे स्ट्रेंथन करती है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जिसको अपने सोसाइटी में ये पता है कि भाई मेरी सोसाइटी में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, या कुछ गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ वॉइस रेज कर सकता हूँ, राइट। तो जब एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है तो डेफिनेटली उस नेशन में या उस स्टेट में जो है डेमोक्रेसी अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप 6-7 के स्टूडेंट तो डेफिनेटली नहीं हो, 11th में आ गए हो, इसके बाद 12th है, एंड 12th के बाद आपका करियर बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जर्नी तो खैर आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है, तो डेफिनेटली आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट एंड ड्यूटीज़ कैसे एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज। अब देखो हमने इतना कुछ पढ़ा, क्या आपके माइंड में एक सवाल नहीं आया कि ये राइट और ड्यूटी है क्या? भाई हमें कुछ भी गलत हो रहा है तो हम सबसे पहले भाई मैम ये क्यों बोल रही हैं कि राइट्स पता चल गए, ड्यूटीज़ पता चलेंगी, हमें ये क्या है, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? देखो हर सिटीज़न के पास ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो हर सिटीज़न के पास होती है, जिसको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी, ये मैंने क्यों दी? क्योंकि आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो, राइट। एंड पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो इंसान ये नहीं जानता कि भाई मेरे राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, क्या वो अपनी वॉइस रेज कर सकता है, क्या वो एक आइडियल सिटीज़न बन सकता है, क्या वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? डेफिनेटली नॉट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, बेसिक एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए ना। तो वो हम पॉलिटिकल थ्योरी में ही पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को और अच्छे से जानें। गाइड फेयर पॉलिसीज़। अब फेयर पॉलिसीज़ के बारे में भी हम यहीं से पढ़ेंगे कि पॉलिसीज़ फेयर कैसे हैं। अब भाई पॉलिसीज़ तो बना रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो फेयर है कि नहीं ये भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी से ही पता चलेगा। फिर आ जाता है भाई प्रमोट जस्टिस एंड इक्वालिटी। ऑब्वियसली ये हमारी जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करती है। ऐसा तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि भाई कहीं से भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी ये बता रही हो कि इनजस्टिस हो रही है तो आप एक्सेप्ट कर लो, नहीं, हमें तो वॉइस रेज करनी है। हमें तो पता होना चाहिए कि भाई राइट अगर हम करोगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। हम ऐसे सिटीज़न बिल्कुल नहीं हैं कि आप जो भी फैसले लोगे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। और बनना भी नहीं है ऐसे, बिल्कुल भी ऐसे सिटीजन मत बनना। देखो ये मेरी आवाज़ ना आप तक पहुंच जानी चाहिए, इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि जब भी आप अपना पहला वोट दोगे ना लाइफ में, थिंक अबाउट इट, बिकॉज आपका जो वोट है ना वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि पहला वोट होगा तो भैया बहुत सोच समझ के देंगे, आगे तो हो ही गया, नहीं। आपके जितने भी वोट हैं हमेशा वो आपकी वॉइस है, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी में जस्टिस रहे और इक्वालिटी रहे। तो ऑलवेज थिंक बिफोर वोटिंग टू एनी कैंडिडेट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ द लास्ट, बिल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। ऑब्वियसली जब आप इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न तो बनोगे ही। नाउ अगर मैं इस चीज़ को कनेक्ट करूँ तो हाउ डज पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर अभी मैंने जैसे आपको बताया फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें हेल्प कर रही है ना समझने में कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी कुछ तो है, मतलब राइट्स वगैरह हैं, कोई लॉज हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, ये कुछ तो लिखा है भैया इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, उसको जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें टर्म्स आ जाती हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी। सो दीज ऑल टर्म्स आर रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इसी तरीके से हम पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसीलिए मैंने क्लास 11th के जो है सेकेंड बुक का चैप्टर 1 पहले पढ़ाया है, बिकॉज आप अगर जब तक बेसिक टर्म्स को नहीं समझोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें क्या है, क्यों है। ठीक है, ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होंगी। नाउ कम टू द लास्ट स्लाइड। इसके बाद हमारे सिर्फ PYQ रहते हैं। PYQ जो है वो मैं आपको बहुत ही रिसर्च के बाद मतलब इसमें दे रही हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज जितने भी मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है दीज ऑल आर सेम। पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करना हो गया, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी, एंड वाई डू वी नीड और वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हमें स्टडी करने की नीड है, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी के बीच में डिफरेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड एवरीडे लाइफ। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा बिकॉज ये सारे ही PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई इतनी हेल्प के बाद भी कोई बच्चा आके ये बोल दे कि भाई हमें तो पता ही नहीं था क्या आने वाला है ना। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, हम इसको भी अभी ख़त्म कर देते हैं फटाफट से। मेजर कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरीज़ में अभी एक तो ये टर्म इतनी बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ ना, पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल जहन में रट गया है, सपना भी मुझे तो लग रहा है अभी मेरे यही आने वाला है। ओके, सो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। अभी मैंने कितनी बार ये टर्म्स आई थिंक ले चुकी होंगी मैं। There are the 7 concepts form the foundation of political science। अब जब हम political science स्टार्ट कर ही रहे हैं तो उसके कुछ फाउंडेशन टर्म्स होती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि भाई वो कौन सी टर्म है। तो ये 7 कॉन्सेप्ट बेस्ड टर्म है एंड अपीयर इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम क्वेश्चन। और ये देखो, ये जो टर्म है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7 टर्म्स, ये सारी की सारी जितनी भी 7 टर्म्स है, ये सारी टर्म्स जो हैं एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और इन्हीं टर्म्स से आपके सारे चैप्टर्स जो है रिलेट करते हैं। जितने भी आपके बाकी के चैप्टर्स हैं वो सब इनसे रिलेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी हमें क्या कहती है भाई, फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट। भाई आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है, आप जो सोचना चाहते हो आप वो सोचो, जो बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन बुरा नहीं बोलना है, अपने माइंड में कोई भी फॉल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है और ना ही किसी को बोलनी है। माइंड तो छोड़ो, आप बोलना भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसी फॉल लैंग्वेज, बिकॉज ऐसी कोई लैंग्वेज जिससे दूसरे के फ्रीडम को हार्म हो रहा है तो डेफिनेटली आप नहीं यूज़ करोगे। एंड एक्ट, आप कुछ भी एक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रात के 3 बजे भैया आपने चला दिए हैं लाउड म्यूज़िक, उससे डेफिनेटली किसी और की लिबर्टी हार्म होगी। ठीक है, ये है लिबर्टी कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं, जिससे कि कहते हैं ना कि जहाँ आपकी फ्रीडम ख़त्म होती है वहाँ दूसरे की फ्रीडम शुरू होती है या चालू होती है। एक डायलॉग हो गया, वेरी नाइस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इक्वालिटी, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। देखो, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक ही तराजू में तोलना, मतलब कि आप सबको ही सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हो। इक्वालिटी डजंट से, इक्वालिटी का मतलब है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, इक्वल राइट्स दोगे। ठीक है, कहीं भी काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इक्वालिटी टर्म आते ही सबसे पहले ये लिख देते हैं कि ट्रीट एवरीवन इक्वली। अरे इक्वली सबको ट्रीट नहीं करना है। अब मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट A, स्टूडेंट B। अब भाई दोनों स्टूडेंट जो है ना वो स्कूल में पहुँच गए हैं लेट। अब टीचर ने क्वेश्चन उठाया कि भाई आप दोनों लेट कैसे आए हो भाई। ठीक है, बहुत डांट भी लगा दी है। अब इंडियन
सोसाइटी में तो आप जानते हो पहले डांट पड़ती है, बाद में पूछा जाता है, तो वही हुआ, पहले डांट पड़ी बहुत अच्छे से, फिर पूछा गया ताकि हम उन्हें पनिश कर सकें। तो पूछा गया कि भाई स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों जो स्टूडेंट हैं वो लेट क्यों आए। स्टूडेंट ए कहता है कि मैम मैं इसलिए लेट हो गया बिकॉज़ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और मैं नहीं पहुंच पाया टाइम से। मैं घर से तो बहुत जल्दी निकल गया था लेकिन ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। वहीं स्टूडेंट भी कहते हैं कि मैम मैं उठा भी बहुत जल्दी, मैं ड्रेसअप भी हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लेकिन वहीं मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे फ़ोन दिख गया, मैंने पबजी स्टार्ट कर दिया, गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ बीत गया और मैं लेट हो गया। तो अब टीचर क्या करना चाहिए टीचर को? क्या टीचर को दोनों स्टूडेंट को सेम पनिशमेंट देनी चाहिए? जो स्टूडेंट ए ने किया या जो स्टूडेंट ए का रीज़न था और जो स्टूडेंट बी का रीज़न था, क्या दोनों के रीज़न वैलिड थे? डेफिनेटली स्टूडेंट ए का रीज़न जो था वो वैलिड था, लेकिन जो स्टूडेंट बी का था वो इनवैलिड था। इससे हमें ये पता चलता है कि हमेशा इक्वालिटी हम तब करते हैं जब हमें दोनों की बैक स्टोरीज पता हो, दोनों के मीनिंग पता हो कि भाई हाँ, हम दोनों को सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते रीज़न जानने के बाद, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि दोनों को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ जस्टिस। जस्टिस का और इक्वालिटी का दोनों का काफ़ी सेम रिलेशन है। जस्टिस हमें ये कहती है कि फेयरनेस रखनी है ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब फेयरनेस होनी चाहिए। भाई फेयरनेस तभी होगी जब आप सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दोगे और ट्रीटमेंट दोगे। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेम तरीके से ट्रीटमेंट देना, नहीं। अगर किसी दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दोनों स्टूडेंट्स अगर मान लो चाहते हैं कि भाई दोनों स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है वो देख रहा है कि भाई मेरे को तो थोड़ा कम समझ में आया है, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, तो उसके पास पूरी आज़ादी है, पूरा उसके पास जस्टिस है कि भाई वो देख सकता है। उसके साथ कोई इनजस्टिस नहीं करेगा, नहीं भाई यूट्यूब में तुम एक ही बार देखोगे, तुम दोबारा से खोल के वीडियो नहीं देख सकते हो, तो वो अनफेयरनेस हो जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ राइट। फिर आ जाता है डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड सेक्युलरिज्म। राइट्स मैं बता चुकी हूँ, कुछ राइट्स होते हैं जो कि हमारे लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम किसी और के राइट्स को भी हार्म ना करें और कोई हमारे राइट को हार्म ना करे। फिर आ जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6 से हमने समझा इस टर्म को। ऐसी गवर्नमेंट जो कि ऑफ द पीपल लोगों की है और बाय द पीपल लोगों के लिए है, फॉर द पीपल लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों से बनी है। ठीक है, ऐसी जो गवर्नमेंट होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचती है, पीपल के बारे में सोचती है, अपने सिटीजन के राइट्स के बारे में सोचती है और उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब के बारे में एक निर्णय लेती है, पॉलिसी बनाती है, तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सिटीज़नशिप। अब सिटीज़नशिप क्या है? मेंबरशिप एंड ड्यूटीज़ इन अ स्टेट। अब स्टेट का मतलब है कि कोई भी नेशन में अगर आप रहते हो, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के हम सिटीज़न हैं क्योंकि हमने यहाँ की एक मेंबरशिप ली है। जैसे आप जिम जाते हो ना, तो जिम में हम मेंबरशिप ले लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि जब भी हम वहाँ जाएंगे तो हाँ भाई हमने मेंबरशिप ली हुई है, हम यहाँ के मेंबर हैं और हमने यहाँ पे फ़ी पे की है। वैसे ही सिटीज़नशिप होती है किसी भी कंट्री की, जब हम उनके ड्यूटीज़ और उनके लॉज और उनके राइट्स को फॉलो करते हैं तो हम वहाँ की मेंबरशिप लेते हैं और हम वहाँ के सिटीज़न होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या कहता है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अभी तक मैंने कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना फॉलो करना। ठीक है, अब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो कर रही है, नहीं। इंडिया तो डेफिनेटली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन को फॉलो किया जाता है, डाइवर्सिटी है और यूनिटी है, दोनों चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, इसीलिए हम इसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्टेट जो कि ट्रीट करता है ऑल रिलीजन्स को इक्वली, एंड इंडिया डेफिनेटली ये करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, हमारे फाउंडेशन है पॉलिटिकल साइंस के, ये ख़त्म होते हैं। PYQ मैं आपको बता चुकी हूँ।
ये सारे PYQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। अपनी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। अपनी नोटबुक्स में आपको ये सारे PYQ की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड आई थिंक अब तो आपके लिए इजी होगा। आपको पढ़ना है और आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी विद वेरी पॉजिटिव नोट। सो प्लीज़ मेरा इसमें साथ दीजिए। और मैं इसके साथ बहुत सारी अब वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ और बहुत जल्द ही ये कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। Stay positive and do well at your home and in your studies. Keep shining, students. Thank you so much for watching. Bye bye.